नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेड फॉर स्टडी। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आज से पहले भी आपने संविधान की प्रस्तावना के विषय में पढ़ा जरूर होगा या सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं प्रस्तावना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, जो न केवल आपका प्रस्तावना के विषय में ज्ञान बढ़ाएगी वरन आप उसके महत्व और भूमिका को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। वीडियो आपको सभी परीक्षाओं से जुड़े हर प्रश्नों की जानकारी देने वाला होगा। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, प्रस्तावना किसी पुस्तक में प्रायः प्रारंभ में ही लिखा गया वह पुस्तक का भाग होता है जिसमें लेखक अपनी पुस्तक के मुख्य विषय और उसके उद्देश्यों पर चर्चा करता है। उसी प्रकार हमारे संविधान की प्रस्तावना भी है, जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत की शासन व्यवस्था और उसके उद्देश्यों पर विधिवत प्रकाश डाला है। इसलिए प्रस्तावना का एक दूसरा नाम उद्देशिका भी है। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने तो कहा है कि संविधान यदि राज्य के विभिन्न अंगों का गठन कर उन्हें शरीर का रूप देता है तो उन अंगों के गठन के पीछे, अंगों की व्यवस्था के पीछे जो एक प्रेरणा होती है, एक आत्मा होती है, उसी को प्रस्तावना शब्द रूप में दिया गया है। प्रस्तावना क्या है, इसमें क्या है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, जब हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के लिए उनके विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे तो हम ऐसा क्यों कर रहे थे? इसका जवाब स्पष्ट है कि अंग्रेज विदेशी थे, वे हमारे साथ अत्यंत बुरा बर्ताव करते थे, वे हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं करते थे, हमें कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी उस समय, हमारे साथ अन्याय होता था, हमारे लिए कानून हमारी ज़रूरतों के आधार पर नहीं बल्कि उनकी ज़रूरतों के आधार पर बनाए जाते थे। उनकी नज़र में हमारी अपनी प्रतिष्ठा और अपनी गरिमा का कोई मतलब ही नहीं था। ऐसे में जब हम आज़ाद हुए और अपने संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा गठित की तो हम उन सभी आपत्तियों और विपत्तियों को समाप्त करना चाहते थे जिनको हमने अंग्रेजों के समय में भोगा था। इसीलिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना उद्देश्य प्रस्ताव जब पेश किया तो उसी प्रस्ताव में उन्होंने भारत की भावी शासन व्यवस्था और उसके उद्देश्यों को रेखांकित कर दिया। अर्थात हमारी शासन व्यवस्था कैसे होगी, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य क्या होगा। यह उद्देश्य प्रस्ताव जो था, इसको संविधान सभा ने 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया और आगे चलकर ये उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी प्रस्तावना का आधार बना। संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने पास किया था। उसे पास होकर के 17 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। तो आइए हम देखते हैं कि हमारी संविधान की प्रस्तावना है क्या, लिखा क्या है इसमें। उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे, विवेचना करेंगे। हमारी प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना की भाषा है। इसमें हम आपको बता दें कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उनके काल में 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ उसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना को समझने के लिए हम प्रस्तावना को इस ढंग से देखेंगे कि इसमें कहने की क्या कोशिश की गई है। तो इसमें हम पाते हैं कि 4 तथ्यों को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है। वो तथ्य कौन कौन से हैं? पहला तथ्य ये है कि प्रस्तावना में ये बताया गया है कि भारत में शासन सत्ता का स्रोत कौन है, अर्थात अंतिम रूप से शासन शक्ति किसके हाथ में है। दूसरा तथ्य प्रस्तावना में यह बताया गया है कि भारत में राज्य और सरकार का स्वरूप क्या है। तीसरा तथ्य
प्रस्तावना में यह बताया गया है कि शासन व्यवस्था किसके लिए कार्य करेगी, शासन के उद्देश्य और लक्ष्य क्या होंगे। और चौथा तथ्य, प्रस्तावना ये बताती है कि भारत के संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया, अर्थात उसे वैधता और स्वीकृति कब प्रदान की गई। अब इन चारों तथ्यों को हम एक एक करके विश्लेषित करेंगे। पहला तथ्य देखें तो ये सत्ता के स्रोत से जुड़ा है, अर्थात सत्ता है कहां पर भारत में, शक्ति अंतिम है कहां। प्रस्तावना की शुरुआत ही हम भारत के लोग शब्द से होती है और इसका अंत भी एतद् द्वारा यानी भारत के लोगों द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं इस वाक्य से होती है। अर्थात यहाँ भारत के लोग का मतलब भारत की आम जनता से है, जिसने संविधान को बनाया, उसे वैधता दी, उसे स्वीकार किया। संविधान में इस चीज को आगे भी आप संविधान के प्रावधान देखेंगे तो वहां स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक व्यय मताधिकार की जो व्यवस्था की गई संविधान में, उसमें भारत की जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार भी है और नियमित चुनाव के माध्यम से उसे बदलने का अधिकार भी है। अर्थात जो राजनीतिक सत्ता का निर्माण हो रहा है उसकी अंतिम शक्ति जनता के हाथ में दी गई है। दूसरा तथ्य हम देखें तो शासन के स्वरूप की व्याख्या करने से संबंधित है। संविधान की प्रस्तावना में 5 ऐसे शब्द आए हैं जो शासन के स्वरूप की व्याख्या करते हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत किसी आंतरिक या बाह्य शक्ति के अधीन नहीं होगा, वो अपने में पूर्ण स्वतंत्र और सर्वोच्च होगा। जैसा कि पहले था तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेज जो चाहते थे वैसा नियम बनाते थे, वैसा कानून बनाते थे। लेकिन हमारा संविधान अब ये कह रहा है कि जो शासन का स्वरूप होगा अब वो किसी के अधीन नहीं होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। दूसरा समाजवादी, अर्थात भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाएगा जो समाज में संसाधनों का उचित वितरण करेगी, संसाधनों पर सबके बराबर अधिकार रहेंगे। इससे होगा क्या? इससे समानता स्थापित होगी, अमीर गरीबी के बीच का भेदभाव जो है वो कम होगा। शासन का स्वरूप ऐसा होगा कि वो समाजवाद की स्थापना करने वाला होगा। तीसरा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य सामान्यतया धर्मनिरपेक्षता से लिया जाता है, अर्थात भारत का अपना कोई राजधर्म नहीं होगा, बल्कि वो भारत में जितने धर्म हैं वो सबके साथ समान व्यवहार करेगा, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करेगा। चौथा लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि शासन तंत्र ऐसा होगा जिसमें जनता की भागीदारी रहेगी, जनता द्वारा शासन निर्वाचित किया जाएगा और शासन जनता के प्रति ही उत्तरदायी रहेगा। पांचवा गणराज्य। गणराज्य का मतलब है कि राज्य का मुखिया या देश का प्रधान जो होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, जैसा कि हम इंग्लैंड में देखते हैं कि वहाँ राजा के बाद उसका पुत्र या उसकी पुत्री ही उसकी अधिकारी होती है और कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति वहाँ राजा नहीं बन सकता है। लेकिन भारत में जो राज्य का मुखिया है यानी राष्ट्रपति जो है, उस पर भारत का कोई भी नागरिक प्रतिष्ठित हो सकता है अगर वो निर्धारित योग्यता को धारित करता है। वो किसी वंश के लिए, किसी विशेष परिवार के लिए आरक्षित नहीं है। दूसरी बात यह है कि गणराज्य में जो सर्वोच्च पद होता है उस पर कोई एक निश्चित अवधि के लिए ही चुना जाता है। अगर वो अवधि समाप्त हो गई तो उसका चुनाव दोबारा किया जाएगा, भले ही वो चुना जाए या कोई अन्य व्यक्ति चुना जाए, लेकिन एक निश्चित समय के बाद उसको पद से हटना पड़ता है। तो गणराज्य के ये 2 मतलब निकलते हैं। तीसरा तथ्य है शासन का उद्देश्य। प्रस्तावना में शासन के उद्देश्यों को बाकायदा विश्लेषित करने की कोशिश संविधान निर्माताओं ने की है और बहुत स्पष्ट तरीके से उसको लिखा है। पहला जो उद्देश्य लिखा है प्रस्तावना में, नागरिकों को न्याय दिलाना। जब हम देखते हैं कि भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो इसका मतलब कि वो न्याय दिलाने वाला शासन होगा। सामाजिक न्याय से मतलब होगा कि भारत में नागरिकों के साथ धर्म, वंश, जाति इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान सामाजिक न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। आर्थिक न्याय से मतलब है कि देश के आर्थिक संसाधन का वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि वो आम लोगों के लिए सुलभ हो, जन सामान्य के लिए सुलभ हो, हर जनसाधारण की वहां तक पहुंच हो, कोई व्यक्ति दूसरा का शोषण करने की स्थिति में ना हो।
सामाजिक और आर्थिक न्याय को नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी जगह दी गई है। इसको विस्तार से देखना हो तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी सहारा लिया जा सकता है। राजनीतिक न्याय का जहां तक मतलब है कि भारत में जो नागरिक होंगे उनको बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को शासन में समान भागीदारी प्राप्त होगी। दूसरा जो प्रस्तावना कहती है कि शासन का क्या उद्देश्य होगा, वो है कि यहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता उपलब्ध कराना। जब प्रस्तावना में ये शब्द आया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो यहाँ विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता से मतलब है कि व्यक्ति को विचार करने, अपने विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। आपने अगर मौलिक अधिकार पढ़ा है तो आप जानते हैं कि उसके अनुच्छेद 19 के भाग उपखंड 1 में इसको बहुत विस्तार से वर्णित किया गया है। इसी तरह विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का जहां तक सवाल है, इसका मतलब है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी आस्था, अपने विश्वास, अपने धर्म और अपनी पूजा पाठ की पद्धति, अपनी उपासना के तरीके, इसके संबंध में उसको पूरी तरह की आज़ादी दी गई है। इस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भी मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 25 से 28 तक हम विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। तीसरा जो उद्देश्य है शासन का, जो प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है, वो है समानता उपलब्ध कराना। संविधान में प्रतिष्ठा और अवसर की समता शब्द की बात आई हुई है। इसका मतलब है कि नागरिकों को समानता का अधिकार दिया जाएगा। आप जानते हैं संविधान के मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद 14 से 18 है, वो समानता के अधिकार की बात करता है। उसमें कानून के समक्ष सभी को समान माना जाएगा, सभी के ऊपर कानून समान रूप से प्रभावी होगा, सबके साथ सामाजिक समानता का व्यवहार होगा, जो अवसर हैं, जो पद हैं, उन पर सभी को समान रूप से अवसर दिया जाएगा, छुआछूत को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि प्रस्तावना में जो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है, उसको संविधान लागू कराने की बात करता है। चौथा शासन का उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुत्व को सुनिश्चित करना। व्यक्ति की गरिमा का मतलब है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है राज्य में। राज्य जो बना है वो व्यक्ति के लिए बना है, ना कि व्यक्ति जो है राज्य के लिए। इसलिए राज्य का दायित्व है कि व्यक्ति का आदर करे, उसके विकास में अपना सहयोग प्रदान करे। राष्ट्र की एकता और अखंडता से मतलब है कि राष्ट्र में सभी लोग मिलजुल कर रहें, कोई राष्ट्र से अलग होने के बारे में न सोचे, सभी मिलकर राष्ट्र को एकजुट बनाएं, उसे मजबूत बनाएं। और इन सब चीज़ों को हम मूल कर्तव्य के अनुच्छेद 51 का में भी देख सकते हैं, जहां राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात कही गई है, हमारा कर्तव्य निर्धारित किया गया है। इसी तरह बंधुता से तात्पर्य या बंधुत्व से तात्पर्य है कि भारत में जो विभिन्न धर्म और संस्कृति हैं के रहने वाले लोग हैं, ये उन सब का देश है। सभी धर्म और संस्कृति के व्यक्ति और समूह आपस में मिलजुल कर समरसता और भाईचारा की भावना बनाए रखें। और इसका उल्लेख भी मूल कर्तव्य के अनुच्छेद 51 का में हमें दिखाई पड़ता है, जहां भाईचारा बनाने की बात, समरसता बनाने की बात कही गई है। चौथा और अंतिम तत्व जो प्रस्तावना हमें ये बताती है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा स्वीकृति और मान्यता दी गई, उसे वैधता प्रदान की गई। साथ ही उसके लगभग 15 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया गया और शेष जो बंद थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यहाँ हम आपको ये भी बता दें, 26 जनवरी को इसलिए संविधान लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी की तिथि से हमारे संविधान निर्माताओं का बड़ा जुड़ाव रहा। पहली बार आपको शायद पता भी होगा कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर अपने तिरंगे झंडे को लहराया था। तो उस तिथि को अपने हृदय में संजोने के लिए, यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी को संविधान को लागू करने का निश्चय किया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। अब हम आपको परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी ओर थोड़ा ले चलते हैं। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि संविधान की प्रस्तावना का जो विचार आया भारत में, भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 26 नवंबर 1949 जिस दिन हमने संविधान को अंगीकृत किया, उसी तिथि को यानी 26 नवंबर को हम वर्ष 2015 से संविधान दिवस के रूप में या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है। तो आप ये जानते रहिए कुल 2 बार आया है। एक तो पहली लाइन में दोनों बार आया है, हम
भारत के लोग भारत यहाँ आया, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, दूसरी बार भारत यहाँ आया, 2 बार भारत शब्द आया है। अगला जो आप ध्यान दें, प्रस्तावना में अभी तक केवल 1 बार संशोधन किया गया है। ये भी पूछा जाता है अक्सर, कब हुआ वो संशोधन, किस वर्ष हुआ, तो आप जानते रहिए 1976 में वो हुआ और उस संशोधन का नाम था 42वां संवैधानिक संशोधन। और कौन से 3 शब्द जोड़े थे, इनको भी आप याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये अक्सर पूछ लिया जाता है। कुछ कोटेशन है जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उनको भी आप जान लीजिए। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। के.एम. मुंशी का ही एक स्टेटमेंट और है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। संविधान विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ऐसा कहा है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। अक्सर ये पूछा जाता है संविधान की आत्मा को किसने कहा, कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, वो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा। उन्होंने आगे कहा यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। इसी तरह एक अर्नेस्ट बार्कर हैं, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। अब हम प्रस्तावना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक मामलों को देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इससे जुड़े न्यायिक मामले आपको समझाएं, हम आपको बता दें कि जब संविधान सभा पूरे संविधान पर विचार कर चुकी थी, अंत में उद्देशिका पर विचार किया गया। और जब अंत में उद्देशिका पर विचार किया जा रहा था तो उस समय भी संविधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना पर विचार किसी अन्य तिथि पर आगे किया जाए। तब सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहकर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था कि प्रस्तावना भी संविधान का ही अंग है, इसलिए प्रस्तावना को आगे के लिए टाला नहीं जा सकता, संपूर्ण संविधान को एक साथ ही पारित कराना होगा, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। और जब प्रस्तावना पर संविधान सभा में मतदान होना था, उस समय भी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग है, और संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को पारित किया। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को संविधान के अभिन्न रूप में स्वीकार किया था। यहाँ यह बताना इसलिए आवश्यक था कि जब हम संविधान के लागू होने के लगभग 1 दशक बाद 1960 में बेरूबारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। हालांकि उसने आगे कहा कि यदि संविधान के किसी अनुच्छेद का एक से अधिक अर्थ होता है तो प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए ही उस अर्थ की व्याख्या की जाएगी, लेकिन मूल बात यह थी कि उसने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। और यही बात 1969 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में भी न्यायाधीश वांचू ने कहा। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। जब सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर रहा था तो उसके एक जज जो थे, न्यायाधीश जो थे हिदायतुल्लाह जी, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना कुछ अर्थों में संविधान का अंग है और कुछ अर्थों में नहीं है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि प्रस्तावना अपने स्वरूप की दृष्टि से अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना के बजाय अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के ज़्यादा निकट है। ये संविधान को कोई शक्ति नहीं प्रदान करती, किंतु संविधान को एक दिशा और उद्देश्य जरूर प्रदान करती है। लेकिन ये सारे विवाद 1973 में आकर के केशवानंद भारती के मामले में खत्म हो जाते हैं। वो 13 सदस्यीय संविधान पीठ जब सुनवाई कर रही थी तो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार कर लिया और कहा कि संसद प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार रखती है, किंतु वह संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान का मूल ढांचा किन सिद्धांतों पर आधारित है, इसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। अतः प्रस्तावना सहित संविधान में ऐसा कोई संशोधन मान्य नहीं होगा जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है।
LIC ऑफ इंडिया मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यही अभिमत दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। वर्तमान में ये संविधान का भाग मानी जाती है। उम्मीद है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखते रहिए मेड फॉर स्टडी। धन्यवाद।